हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो क्या है प्रोबेबिलिटी? किसी भी चीज के होने या ना होने के चांसेस को हम लोग प्रोबेबिलिटी से शो करते हैं। किसी भी चीज के होने या ना होने के चांसेस को हम लोग प्रोबेबिलिटी से शो करते हैं। अब जैसे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहां पर दो टीम है। तो नॉर्मली हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि क्या लगता है इस टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं? तो सामने वाला बोलता है कि मुझे लगता है इसके 90% चांसेस हैं कि ये जीतेगा। तो सामने वाला जो ये 90% बोल रहा है, ये क्या है? ये चांसेस हैं किस चीज के? उस टीम के जीतने के। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये उसका कैलकुलेशन है, राइट। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखा जाता है? देखो ऐसा, एक तो मैं लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना बताया सामने वाले बंदे ने? उसने बोला कि 90% चांसेस है उसके जीतने के। ठीक है, 90% चांसेस है उसके जीतने के। अच्छा, अगर जीतने के 90% चांसेस है तो हारने के कितने हो गए? हारने के कितने हो गए? 10%, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 100 होती है। तो अगर 90% जीतने के चांसेस है, इसका मतलब हारने के चांसेस कितने हो गए? 10% हो गए। ठीक है, अब देखो यहां पर इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज करने के चांसेस कितने हो गए? 10% हो गए। ऑलराइट, अब ये इतना लंबा कौन लिखेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। तो शॉर्ट में हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं? प्रोबेबिलिटी, इस पूरे को P लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? विन। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना? 90%। ठीक है, और यही चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज हो जाएगा यहाँ पर 10%। क्यों? क्योंकि जो हम ये वैल्यू लेते हैं परसेंटेज टर्म्स में कितना होता है? 100 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए तो उसको परसेंट बोला जाता है। परसेंट मतलब कि सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 से आप कंपेयर कर रहे हो, तो अगर कोई चीज 100% है तो इसका मतलब वो कंफर्म होगी ही होगी। 100% है तो इसका मतलब कंफर्म होगी, राइट। और अगर 0% है तो उसका मतलब नहीं होगी। जैसे आपको मालूम है दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। कंफर्म है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि रात के बाद फिर अगली भी रात ही आई या दिन के बाद फिर अगला भी दिन ही आया, ऐसा तो होता नहीं है। एटलीस्ट जहां पर हम रहते हैं, नॉर्वे में है तो अलग बात है, पर एटलीस्ट जहां पर हम रहते हैं वहां पर दिन के बाद रात ही आनी है और रात के बाद दिन आना है। तो अगर रात में कोई पूछे कि अगला दिन होने के क्या चांसेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 100% चांसेस है, राइट, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब माइंड में कोई ऐसा डिजास्टर या वो एज्यूम मत कर लेना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रात के बाद दिन ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डे क्या होगा? 100%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसके दिन के बाद रात आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है। तो जो चीज होनी ही होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 100%। और जो चीज नहीं होनी है, कल के दिन किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ सहारा डेजर्ट में बर्फ पड़ने के चांसेस कितने हैं, या फिर जो ये अपना थार डेजर्ट है राजस्थान के यहाँ पे, वहां पे बर्फ पड़ने के कितने चांसेस है? तो एटलीस्ट अभी करंट सिचुएशन में तो 0% चांसेस है, वहां पर बर्फ नहीं पड़ती है, तो चांसेस क्या है उसके? 0% है, राइट। तो जो चीज होनी ही होनी है, जो श्योर इवेंट है, उसके चांसेस कितने होते हैं? 100%। और जो नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसके चांसेस कितने होते हैं? 0%। ठीक है, तो अब जरा यहां पर समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। जैसे ये क्रिकेट मैच चल रहा था, तो यहां पर इवेंट क्या है? विन है या लूज है। जैसे मैंने आपको बोला दिन और रात, उसमें इवेंट क्या है? दिन होना, रात होना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि बर्फ पड़ने के चांसेस क्या है सहारा डेजर्ट में या थार डेजर्ट में, तो वहां पर इवेंट क्या है? बर्फ पड़ना। तो इवेंट बदलता रहता है, सिचुएशंस बदलती रहती है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या इसको और शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, P ऑफ E। इतना भी कोई नहीं लिखता, इतना लोग कैसे लिखते हैं इसको? P ऑफ E। ठीक है, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम कितनी होती है? 0। मिनिमम कितनी होती है? 0। 0 का मतलब होने वाला नहीं है, 0 का मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 100%। देखो मैं परसेंटेज टर्म्स में बोल रहा हूं, ठीक है, अभी मैं परसेंटेज टर्म्स में बोल रहा हूं। तो किसी भी चीज के होने के चांसेस मैक्सिमम कितने होते हैं? 100%। और ना होने के चांसेस कितने होते हैं? 0%। ये किस टर्म्स में है? परसेंटेज टर्म्स में। और अगर मैं फ्रैक्शन के टर्म्स में आऊं, तो फ्रैक्शन के टर्म्स में इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं? 100% को क्या लिखेंगे हम लोग? 1। ठीक है, एंड 0 तो 0 ही रहेगा। तो ये किस टर्म्स में हो गया? फ्रैक्शन के टर्म्स में, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन के टर्म्स में है, जबकि ऊपर वाला किस टर्म्स में है? परसेंट टर्म्स में। ठीक है, तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग परसेंटेज टर्म्स यूज करते हैं, फ्रैक्शन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन होती है वो पॉइंट्स में आती है, और पॉइंट से बेटर है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लें, वो ज्यादा बेटर लगती है अपने को। तो डेली लाइफ में हम लोग परसेंटेज टर्म्स में यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रैक्शन के टर्म्स में आते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपली बस इतना है कि जो ये फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सारी चीजें परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएंगी, और अगर परसेंटेज के टर्म्स में है डिवाइड बाय 100 कर दो तो फ्रैक्शन के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार, प्रोबेबिलिटी
किसी भी चीज के होने के जो फुल चांसेस है, ठीक है, या यूं बोलूं कि जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में कितनी होती है 100, परसेंटेज में कितनी होती है 100 या 100%, ठीक है। जो श्योर इवेंट होते हैं उसका फ्रैक्शन में कितना चांसेस होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। और जो चीज नहीं होने वाली होती है, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका परसेंटेज में चांसेस कितने होते हैं 0%, एंड फ्रैक्शन में कितने होते हैं वो भी 0 ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो फ्रैक्शन में 0 से 1 होता है एंड परसेंटेज टर्म्स में 0 से 100% होता है। क्लियर, ये हो गई एक बात। अब दूसरा एक चीज देखिए, ये आपको ये साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, देखो जब मैं ऐसा लिखता हूं प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 100%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चांसेस 100% से तो कम ही है। अब 100% से कम का मतलब क्या हो गया, 99.9, 99.8, 99, 98, 97, 96, 95, जो भी वैल्यू होगी वो 100 से कम ही होगी, जो भी वैल्यू होगी वो 100 से कम ही होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसमें 100 आउट ऑफ 100 आने का चांसेस ना के ही बराबर होता है, इसमें 100 आउट ऑफ 100 आने का चांसेस ना के ही बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन 100%, इज लेस देन 100%, राइट। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर लिख रहे हो या साइंस का पेपर लिख रहे हो तो ऐसे केस में जो मार्क्स आने के चांसेस हैं वो 100 भी आ सकते हैं और 100% से कम भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैं एरो लगाता हूं इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 100 से कम भी हो सकता है और 100 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो ऐसे केस में आपके जो मार्क्स आएंगे वो लेस देन इक्वल टू 100% होंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो कंफर्म है कि जो मार्क्स होंगे वो लेस देन 100% ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा तो मार्क्स लेस देन 100% ही बनेंगे। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाए, राइट। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगाता हूं 0, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी चांसेस है वो 0 से ज्यादा ही है, जो भी चांसेस हैं कि वो 0 से ज्यादा ही है। लेकिन अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूं तो इसका मतलब 0 भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 1 तक फ्रैक्शन में, और परसेंटेज के टर्म्स में 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। क्लियर है एवरीवन। तो इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, चलो यहां पर ही बना दे, यहां पर लिख देता हूं मैं। देखो एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है। हमेशा याद रखिए, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैसे लिखा जाएगा पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट को क्या लिखा जाएगा पीई, और ई के ऊपर डैश लिखा जाएगा, डैश। डैश का मतलब क्या होता है नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। 1 मतलब फ्रैक्शन के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। किसी भी चीज के होने के प्लस किसी भी चीज के ना होने के चांसेस का जो टोटल वैल्यू होता है वो 1 होता है फ्रैक्शन में। और अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज के टर्म्स में P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E विल बी इक्वल टू 100%, ठीक है ना। 1 को ही तो परसेंटेज में 100 लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज के टर्म्स में ये ऐसा हो गया एंड फ्रैक्शन के टर्म्स में ऐसा हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज के होने के अगर 90% है तो ना होने के कितने होंगे। तो जैसे देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन इक्वल टू 100%। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 90% है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन मतलब लूज होने के चांसेस कितने हैं। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन कितना हो जाएगा, तो 90 उधर चल जाएगा, 100 में से 90 गया तो कितना हो जाता है 10, तो 10%। तो हारने के चांसेस कितने हैं 10%, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे तो फ्रैक्शन में ये कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 0.1। तो फ्रैक्शन में करना है क्या, डिवाइड बाय 100 कर देना है, ठीक है। अब चाहो तो इस वाले से भी कर सकते थे, फ्रैक्शन वाले इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना हो गया, अब जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 90% है तो 90% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना होगा 0.9। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करके। तो 90 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आएगा 0.9।
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज कितना हो गया 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.9, तो 1 माइनस 0.9 कितना होता है 0.1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज कितना हो गया 0.1, देखो यहां पर भी वही आया था, यहां पर भी वही आया है, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन अगर परसेंटेज टर्म्स में है तो परसेंटेज में कर लो, फ्रैक्शन के टर्म्स में तो फ्रैक्शन में कर लो। क्लियर है एवरीवन? सो फिर से एक बार, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होना इज इक्वल टू द 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होना इज इक्वल टू द 1। जैसे एक और चीज, एक बच्चा है वो एग्जाम देने गया, ठीक से पढ़ाई लिखाई किया नहीं, एग्जाम देने चला गया। अब अगर उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने का चांसेस अगर उसका 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने का चांसेस क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने का चांसेस कितना है उसका 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने के चांसेस कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.4, दैट मीन्स 0.6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने के चांसेस कितने हैं उसके 0.6, ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है ये। तो पास होने के चांसेस अगर 0.4 तो फेल होने के चांसेस 0.6। डन एवरीवन, समझ में आया? तो ये चीज है जो ध्यान में रखनी है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, तो ऐसे इवेंट जो कंफर्म होंगे ही होंगे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट जो बिल्कुल नहीं होंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ओके, या सर्टेन इवेंट भी उनको बोला जा सकता है। डन, अब बढ़ते हैं आगे ना। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहां पर आपने कहा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज 90%, फ्रैक्शन में 90 कितना होगा 0.9। तो सवाल है कि 0.9 आया कैसे, इसको कैसे निकाला। तो देखो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, क्या है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल जो आपको चाहिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, न्यूमरेटर इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम, इसको मैं सैंपल स्पेस भी बोल सकता हूं, ठीक है, सैंपल स्पेस, बस इन दोनों को डिवाइड कर लो तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं, 5 रेड हैं 3 ब्लू बॉल्स हैं। आपको बोला गया है कि एक बॉल को निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो ये निकाली हुई बॉल है वो रेड है, इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो निकाली हुई जो बॉल है वो रेड है, ठीक है। फिर से एक बात सुनो, एक बैग है उसमें 5 रेड बॉल है 3 ब्लू बॉल है, आपको बोला गया है कि जो एक बॉल निकाला गया है, बताओ इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो एक रेड बॉल है। तो रेड कितना आपके पास, फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड चाहिए, क्या आपको रेड चाहिए, तो न्यूमरेटर पे क्या आएगा 5, क्योंकि निकाला क्या जा रहा है रेड बॉल, तो वही आपके लिए फेवरेबल आउटकम है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम का मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, तो 5 + 3 8, तो रेड बॉल के निकलने के चांसेस कितने हैं 5/8, समझ में आया। यही अगर पूछा होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विथड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू को निकालने के चांसेस कितने हैं, तो ब्लू को निकाल रहे हो तो फेवरेबल आउटकम क्या है, ब्लू बॉल का निकालना है, कितनी है ब्लू बॉल 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है यहां पर इन्वॉल्व 5 + 3 8, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8, समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे इस बार ये एक बैग है, इसमें 5 रेड बॉल है 3 ब्लू बॉल है एंड 2 व्हाइट बॉल है। इस बार आपसे बोला है कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विथड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल के निकालने के चांसेस क्या हैं, तो इसके अंदर रेड बॉल कितनी है 5, रेड बॉल कितनी 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितनी है 5 6 7 8 9 10, तो 5/10, 5/10 कट होके आगे चल के कितना बन जाएगा 1/2, तो कितने चांसेस है 1/2। यहीं पर अगर किसी ने सवाल पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल के निकलने के क्या चांसेस है, तो ब्लू कितनी है 3 है, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितनी 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे किसी ने बोल दिया व्हाइट बॉल के निकलने के क्या चांसेस हैं, तो व्हाइट कितनी है 2,
आउट ऑफ 8 नहीं सॉरी 10, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आया? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 2/10। क्लियर? समझ गए इतना? तो इसको क्विकली आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसको क्विकली कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो। थोड़ा सा चैलेंज कर बढ़ा देते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग कर देते हैं। देखो इस बार आपसे यहां पर सवाल पूछा गया है, यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है कि 2 बॉल निकाली गई है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे सवाल? 2 बॉल निकाली गई हैं, दोनों के रेड होने के चांसेस क्या है? इस क्वेश्चन में 2 बॉल निकाली गई हैं, दोनों के रेड होने के चांसेस क्या है? ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, 2 निकाली गई तो उसके क्या चांसेस होंगे? तो एक बात समझो, जब निकालोगे तो एक एक करके निकालोगे। तो पहली बार जब रेड निकालोगे उसके चांसेस कितने होंगे? 5/10, यही होंगे 5/10 जो पहली निकालोगे। अब आपने एक रेड बॉल निकाल दी है, अब कितनी रेड बॉल इसके अंदर रह गई हैं? क्योंकि एक रेड अगर निकाल दिया है तो जब आप बैग में देखोगे अब तो 4 ही रेड बॉल बच गई हैं, तो दूसरे के रेड होने के चांसेस कितने हैं? 4, क्योंकि अब 5 में से एक तो निकल गई, तो बची कितनी? 4। और टोटल बॉल कितनी बची? तो टोटल बॉल कितनी है? 4 5 7 8 9, तो टोटल बॉल कितनी है? 9। ठीक है, आप समझो ना, एक बॉल निकाली रेड, तो जो रेड पहले 5 थी अब कितनी हो गई? 4। और क्योंकि टोटल बैग में से जो आपने एक बॉल निकाली, अब टोटल बॉल कितनी है? पहले 10 थी, अब कितनी बॉल हो गई? 9। तो बस 5/10, 4/9। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। 5 4s are 20, 10 9s are 90, 0 से 0 कैंसिल। आंसर कितना? 2/9। ठीक है, सो सिंपल। मान लो किसी ने बोला कि 3 बॉल निकाली, पहली ब्लू निकाली, दूसरी रेड निकाली, तीसरी व्हाइट निकाली। ठीक है, और याद रखना ये कैसा निकाला है? निकाल के अलग कर लिया, ऐसा नहीं कि एक बार निकाला और वापस डाला, ऐसा नहीं है, निकाल के अलग कर दिया। अब बताओ, पहले के ब्लू, दूसरे के रेड, तीसरे के व्हाइट होने के चांसेस क्या हैं? तो पहली बार जब रेड निकालोगे तो 5 निकलेंगी आउट ऑफ 10 बॉल। अगला क्या निकाल, एक सेकंड, पहली कौन सी निकाली आपने? पहले आपने ब्लू बॉल निकाली, ब्लू कितनी है? 3, ब्लू कितनी है? 3 है, और टोटल बॉल कितनी है? 10। ठीक है, अगला क्या निकाला? रेड, रेड कितना है? 5, लेकिन टोटल बॉल कितनी है? 9। क्यों? पहली बार जो ब्लू निकाला उसको निकाल के बाहर कर दिया, अब टोटल बॉल कितनी हो गई? 9, पर रेड अभी भी कितनी है? 5 है, क्योंकि निकाला तो ब्लू था ना, तो रेड तो अभी भी 5 है। व्हाइट निकालने के चांसेस कितने हैं? तो व्हाइट 2 है, और टोटल बॉल अब कितनी है? 8 है। क्यों? क्योंकि एक ब्लू निकाल चुके हो, एक रेड निकाल चुके हो, तो 10 में से 2 कम हो गए, इसलिए टोटल 8 बॉल बची। क्लियर? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये देखो 5 2s are 10, यहां से ये कैंसिल। ठीक है, 3 3s are 9, तो कितने चांसेस हैं? 1/24 चांसेस है। ठीक है, तो बच्चों लोग बहुत सिंपल है ये, कुछ भी इसमें ऐसा तामझाम नहीं है। न्यूमरेटर क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? सैंपल स्पेस। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या है? फेवरेबल आउटकम। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़े। अच्छा, जस्ट आपको एक जानकारी के लिए मैं और बता देता हूँ, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल कैसा था कि जब बॉल को वापस रिप्लेस नहीं किया गया। ठीक है, बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, तब ये आंसर होगा। व्हेन बॉल इज नॉट रिप्लेस, जो बॉल निकाला गया उसको रिप्लेस नहीं किया। लेकिन अगर मान लो सामने वाला ये बोलता है कि जो बॉल निकाली थी वापस डाल दी गई है, अब क्या चांसेस है? 2 रेड के। अब क्या चांसेस है? 2 रेड के। क्या चांसेस है? 2 रेड के क्या चांसेस है? तो पहली बॉल जब निकालोगे तो 5 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो बॉल निकाली थी वापस डाल दी, जो बॉल निकाली थी वापस डाल दी। तो अब वापस से 5 बॉल है एंड टोटल बॉल फिर से 10 हो गई, तो 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2, और ये अगेन 1/2, दैट इज 1/4। 1/4 चांसेस है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम क्वेश्चन, पहला ब्लू, दूसरा रेड, तीसरा व्हाइट। ये क्या है? ये वाला जो केस है वो कैसा है? विद रिप्लेसमेंट वाला है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट अगर रिप्लेस किया है तो पहला जब ब्लू निकाला तो कितने चांसेस है? 3 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो बॉल आपने निकाला था वो वापस डाल दिया,
तो टोटल बॉल तो अभी भी 10 ही है, पर दूसरी वाली कौन सी निकालनी है? रेड। रेड अभी भी कितनी है? 5 है। तो जो निकाला था वापस डाल दिया, तो टोटल बॉल अभी भी 10 है। और तीसरी वाली कौन सी निकालनी थी? व्हाइट। तो व्हाइट कितनी यहाँ पर? 2 है। बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। जब आप रिप्लेस नहीं करते हो तो डिनोमिनेटर एक 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 करके कम होता चला जाता है, एक एक कम हो गया। देखो 10 का 9 हुआ, 9 का 8 हुआ। पर जब आप वापस डाल देते हो तो 10 10 ही रहेगा। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। क्लियर है एवरीवन? तो अगर ये चीज आपको समझ में आई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 11th 12th का प्रोबेबिलिटी सीख चुके हैं, क्योंकि 11th 12th में यही है। क्लास 10th में बस इतना ही है कि इस बैग में से एक ही बॉल निकाला, तो एक ही बॉल निकालोगे। रेड निकालोगे तो 5 आउट ऑफ 10, ब्लू निकालोगे 3 आउट ऑफ 10, व्हाइट निकालोगे 2 आउट ऑफ 10। लेकिन 2 बॉल निकाला है, 3 बॉल निकाला है, 5 बॉल निकाला है, ये कॉन्सेप्ट क्लास 11th एंड 12th में मिलते हैं। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई तो कोई ऐसा टेंशन नहीं। पर इतना तो समझ में आया होगा ना कि पहली बॉल निकालने के क्या चांसेस है। इतना तो कोई भी बता देगा कि पहली बॉल निकालने के क्या चांसेस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। वीडियो पॉज करके चाहो तो इसे लिख सकते हो अगर समझ में आया, या अगर आपके अंदर ऐसा है कि कुछ नया लगा, बड़ी क्लास का कुछ सीखा है तो लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस। सजेशन तो यही रहेगा कि लिखो। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो किसी भी इवेंट के होने के और ना होने के चांसेस कितने होते हैं? 1। फ्रैक्शन में कितना? 1। अगर परसेंटेज होगा तो 100%। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, बताओ जो नहीं हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। यहां पे लिख देता हूं मैं 0। जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में 100। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, सभी का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है कि नहीं? द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबका सम करो तो कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और लेस देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू। ये बोल रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है? 0 के। एंड लेस देन और इक्वल टू किसके होता है? 1 के। लेस देन एंड इक्वल टू किसके होता है? 1 के। ठीक है बच्चे लोग, तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। टेक्स्ट बुक है तो मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग डेफिनेटली चेक करके ही आगे बढ़ेंगे, तो एक बार ज़रा देखें इसका आंसर क्या है। यस, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 0 या इम्पॉसिबल, तीसरे वाले का 1 और श्योर, उसके बाद चौथे का 1, अगला भी 0 से लेकर के 1। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इसमें से कौन से इवेंट है जिसके इक्वल लाइकली आउटकम है? इक्वल लाइकली। इक्वल लाइकली का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब जिसमें एफर्ट डाल के आप घटनाओं को बदल नहीं सकते, वैसा वाला। ठीक है, एफर्ट डाल के आप घटनाओं को बदल नहीं सकते। जैसे देखो एक एग्जांपल के लिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी वाला है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, तो है कहने को 2 चांसेस हैं कि या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। पर क्या दोनों के चांसेस इक्वल होते हैं? क्या दोनों के चांसेस इक्वल हैं? हमको पता है गाड़ी को स्टार्ट करने जाएंगे या तो होगी या तो नहीं होगी, पर क्या ये दोनों चांसेस इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। अगर वो गाड़ी नहीं हुई तो स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर गाड़ी पुरानी रही तो स्टार्ट ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाड़ी टू गाड़ी डिफरेंस है, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें बदल रही हैं, इसीलिए इसके जो आउटकम है वो इक्वल लाइकली नहीं है।
नॉट इक्वल लाइकली, इक्वल नहीं है। नई गाड़ी का अलग सीन है, पुरानी गाड़ी का अलग सीन है, राइट। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक सिक्का है, उसको मैं टॉस करता हूं, उसमें हेड आने के चांसेस एंड टेल आने के चांसेस दोनों इक्वल है, आइदर हेड आएगा और आइदर टेल आएगा। ये एक सिक्का है। अब मैं इंडिया के किसी दूसरे कॉर्नर पे गया, मैंने वहां पर कोई सिक्का उठाया, मान लो पहला वाला भी 1 रुपए का सिक्का था, फिर मैं इंडिया के दूसरे कॉर्नर पे गया, वहां पर मैंने 1 रुपए का सिक्का उछाला और उसको टॉस किया, वहां पर भी हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल है। तो एरिया बदल देने से, सिक्का बदल देने से, घटना बदल देने से उसमें फर्क नहीं आया। तो जिनमें फर्क नहीं आता है उसको हम बोलते हैं कि उसके आउटकम कैसे हैं, इक्वल लाइकली। एंड जिसमें सिचुएशन बदल जाने से, चीजें बदल जाने से फर्क आ जाए तो नॉट इक्वल लाइकली, ठीक है। तो यहाँ पर गाड़ी गाड़ी का फर्क है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट इक्वल लाइकली, ठीक है। उसके बाद अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट, क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है? तो देखो जरा, क्या प्लेयर टू प्लेयर का फर्क है? हाँ, हम जानते हैं कि या तो बॉल उसमें जाएगा या तो नहीं जाएगा, बास्केट में जाएगा या तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सोच के देखो, प्लेयर टू प्लेयर का फर्क है ना, कोई प्लेयर के चांसेस ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, तो इक्वल लाइकली नहीं है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल लाइकली। तीसरा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब देखो यहां पर जो आपको आंसर दिया गया है, मतलब आपका जो आंसर है वो या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, या तो राइट या तो रॉन्ग। तो ये कैसा है, ये कैसा है, क्या ये इक्वल लाइकली है या नहीं है? ये इक्वल लाइकली है, याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल लाइकली है। या तो आंसर सही होगा या तो गलत ही होगा। दुनिया में किसी को भी तुम क्वेश्चन पूछ लो, या तो वो सही जवाब देगा या तो गलत जवाब देगा, दो ही चांसेस है, या तो वो सही जवाब देगा या तो वो गलत जवाब देगा, इसलिए इक्वल लाइकली आउटकम है, राइट। यहां पर ये नहीं बोला है कि करने वाला कौन है, नहीं, यहां पर बात सवाल की हो रही है। सवाल के दो ही आंसर होते हैं, या तो सही होता है या तो गलत होता है। यहां पर ये बात नहीं हो रही कि कौन दे रहा है, यहां पर ये बात नहीं हो रही कि इसको एग्जाम देने बिठाया उसको एग्जाम देने बिठाया, नहीं, यहां पर उस इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पर उस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो सही ही हो सकता है या तो गलत ही हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन की बात हो रही है, यहां पर्सन टू पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो इसके लाइकली आउटकम्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो या तो वो राइट ही हो सकता है या तो वो रॉन्ग ही हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्वल लाइकली है। अ बेबी इज बॉर्न, इज इट अ बॉय और अ गर्ल? एक बेबी हुआ है, वो लड़का होगा या लड़की होगा, इस बात के चांसेस क्या होते हैं, 50-50% चांसेस हैं। सो दिस इज इक्वल लाइकली आउटकम, ठीक है, दिस इज अ इक्वल लाइकली आउटकम, ऑलराइट, ठीक है। चलिए एक बार बढ़ने से पहले आंसर चेक करते हैं। एज यूजुअल आपको पता होगा, बिना आंसर चेक किए आगे नहीं बढ़ना है। लेट्स चेक द आंसर। तो पहले वाले का आंसर क्या है, नो इक्वल लाइकली। दूसरे वाले का आंसर नो इक्वल लाइकली। तीसरे वाले का इक्वल लाइकली एंड चौथे वाले का इक्वल लाइकली, ऑलराइट। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? कॉइन को ही क्यों टॉस किया जाता है? कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दोनों के चांसेस क्या है, 50-50%, राइट। जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अनलेस यू आर शिवाजी द बॉस। बाकी केसेस में या तो हेड आएगा या तो टेल ही आएगा, तो इसीलिए इक्वल लाइकली आउटकम्स हैं, देयरफॉर वी टॉस द कॉइन। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन probability of event नहीं हो सकता? आपको एक चीज पता है कि परसेंटेज टर्म्स में probability of event is less than 100% and greater than 0%, और फ्रैक्शन में अगर देखें तो less than 1 and greater than 0, right? 2/3 पहले क्या है, 2/3। 2/3 मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, 0.6। क्या 0.6 1 and 0 के बीच में आता है? आता है। 1 and 0 के बीच में आता है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। आपको क्या पूछ रखा है, कैनॉट बी, जो पॉसिबल नहीं है। तो 2/3 हमारा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है। हमको कौन सा पता लगाना है, जो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये हमारा आंसर नहीं है। -1.5 ये मिला ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 होती है, नेगेटिव में तो होती नहीं, और 1 से ज़्यादा होती नहीं। तो ये जो माइनस आ गया, तो माइनस से समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है, ये बाहर चला गया। 15%, 0% और 100% के बीच में आता है,
इसका मतलब ये है 0.7 0 और 1 के बीच में आता है, 0.7 0 और 1 के बीच में आता है, यस, इसलिए ये भी है। आपको क्या पता करना था, जो नहीं है, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो भाई इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है या फिर इसको ई के ऊपर ऐसा डैश भी लिखा जा सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू 0.95, 0.95, ठीक है। बढ़े आगे बढ़ने से पहले आंसर चेक करेंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 0.95, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चे लोग, आंसर इसलिए चेक करना है कि कहीं आपसे गलती से लिखते वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पर आंसर फिर भी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है, एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अरे भाई, बैग के अंदर लेमन कैंडी है, तो ऑरेंज कैंडी के निकलने के क्या चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 0, जब ऑरेंज है ही नहीं तो निकलेगा क्या, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहां पर क्या है, 0। अब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज कैंडी, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऑरेंज कैंडी इज इक्वल टू 0। दूसरा, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इसके निकलने के क्या चांसेस हैं, ऑब्वियसली 1, क्योंकि जब लेमन है तो निकलेगा कंफर्म लेमन ही ना, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला का आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पहले वाले का आंसर 0 और दूसरे वाले का आंसर 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, ठीक है, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। The probability of 2 students not having the same birthday, ठीक है, probability of not having same birthday, not same birthday, कितना 0.992। What is the probability that the student have the same birthday, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ, नॉट सेम बर्थडे, देखो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, नॉट सेम बर्थडे डैश 0.992। आपसे पूछ रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितना होगा, तो जानते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो नेट सम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, दैट मीन्स 1 माइनस 0.992। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा 0.008। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, सेम दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.008, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 0.008, ओके। बढ़ते हैं आगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपके ना 10th के मैथमेटिक्स में भले ही कोई चैप्टर आए ना आए, प्रोबेबिलिटी जरूर आनी चाहिए। रीजन क्या है, छोटे से क्वेश्चन है ये, समय बहुत बचाते हैं। जिस बच्चे को प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आता है वो इसमें जो समय बचाता है उसको फिर बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो लगा पाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, ये एक बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है।
अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉनिंग अ रेड बॉल, तो रेड कितनी है 3 आउट ऑफ टोटल बॉल कितनी है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 माइनस 3/8, तो 1 माइनस 3/8 कितना होता है 8 1 ज़ा 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 5/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 3/8। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है 3/8 और नॉट रेड में हटा दो, रेड की बात नहीं हो रही ना, तो रेड नहीं है तो क्या है, रेड नहीं तो क्या है ब्लैक है, तो ब्लैक कितना है 5 आउट ऑफ 8, तो जो रेड है वो 3/8 है और जो रेड नहीं है वो ऑब्वियसली ब्लैक है। दो ही ऑप्शन है ना, रेड एंड ब्लैक, तो जो रेड नहीं है वो क्या है ब्लैक है, तो डायरेक्टली आप 5/8 भी बोल सकते थे, ये करने की बजाय आप डायरेक्टली 5/8 भी बोल सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो रेड नहीं है वो तो ब्लैक ही तो है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 3/8 एंड 5/8। चलो देखिए इसको, बढ़ते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। ठीक है जी, ये बॉक्स है हमारे पास, इसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है टोटल 5, टोटल बॉल कितनी है 8 और 4 12 13 14 15 16 17, तो 5/17। ठीक है, 5 और 4 9 8 8 16 17 बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 5/17। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितना है 8 आउट ऑफ 17। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो एक ऑप्शन तो है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका है, इस एक तरीके से पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आउट ऑफ 17, तो सॉल्व करो तो कितना हो जाता है ये 17 17 1 17, 17 में से 4 गया तो कितना होता है 4 5 7, दैट इज 13, तो कितना आंसर है 13/17। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यहां से कितना है 13/17। अब एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, ग्रीन नहीं है ना, ग्रीन नहीं है तो क्या है, बाकी 2 बॉल्स हैं रेड और व्हाइट, ग्रीन नहीं लेना है, बाकी तो 2 ले सकते हैं, तो बाकी 2 कितने हो गए 5 इसके हो गए 8 इसके हो गए, तो कितना हो गया 8 और 4 12 और 1 13। सो डायरेक्टली भी हो सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो 8 4 12 और 1 13, 13/17, तो ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, ग्रीन नहीं है ना तो ये 2 ले लो, तो ये 2 कितने हो गए 5 और 8 13, तो 13/17। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर ये, जो समझता है उसी से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चेक करेंगे एक बार आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 5/17, 8/17, 13/17। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन। ठीक है, ये एक पिगी बैंक है, इसमें 100 क्या है 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन कितने 100। ठीक है, देखो ये कॉइन है, इस कॉइन को मैं रेड से दिखाता हूं, 50 पैसा कॉइन कितने 100 है। अब पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपीज कॉइन, ये 1 रुपी का कॉइन है, 1 रुपी कितने हैं ये 50। 20 2 रुपीज कॉइन, ये 2 रुपए का कॉइन है, कितने हैं ये 20। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, ये 5 रुपए का कॉइन है, कितने हैं ये 10 है। ओके, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट ऑफ द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। देखो आपको मालूम है ना, ये पिगी बैंक में ये ऐसा छेद रहता है जिसके अंदर आप सिक्का ऐसे डालते हो, किसी ने इसको टिल्ट कर दिया और एक सिक्का बाहर निकल गया, तो आपसे पूछ रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, इस बात के क्या चांसेस है कि वो 50 पैसा कॉइन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन, इस बात के क्या चांसेस हैं, तो 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 50 पैसा के कॉइन कितने हैं 100।
ठीक है 100 है, 50 पैसा के 100 कॉइन है, और टोटल कितने कॉइन है 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितने हो गए 100 प्लस 50 150, 150 में 20 ऐड किया 170 और 10 180, तो कितना है 180। ठीक है, तो टोटल कॉइन कितने यहाँ पर 180, जिसमें से 50 पैसे के कितने कॉइन है 100। ठीक है, बाद में आप चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, फिर 2 5 10, 2 9 18, 5/9। ठीक है, दूसरा विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन कि 5 रुपए का सिक्का नहीं है, 5 रुपए का सिक्का वो नहीं है। तो अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं है तो इसका मतलब ये इन तीनों का सम लेना होगा, तो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 कितना हो गया 170, तो कितना हो गया 170 अपॉन 180, जो कि सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा 17/18। ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ऐसा भी किया जा सकता था। ठीक है, ये याद रखो, आपके पास आइदर ये ऑप्शन है करने के लिए और आइदर ये भी कर सकते थे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10, 5 रुपीज के कितने कॉइन है 10 है ना, आउट ऑफ टोटल कितने कॉइन है 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 माइनस 1 17, तो 17 आउट ऑफ 18। तो ये भी हो सकता था, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है, जो समझ में आता है आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, डन बच्चे लोग, समझ में आया? तो एक बार आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, 5/9 17/18, 5/9 17/18, क्लियर? चलो एक और, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, गोपी को मछली चाहिए थी, दुकान वाले ने एक्वेरियम में हाथ डाला, उसके अंदर 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? मेल फिश आने के चांसेस क्या है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश कितना 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल टू 8, सैंपल स्पेस कितना हो गया 5 + 8 दैट इज 13। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोल रखा है, टेकिंग आउट अ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल फिश, और या फिर ये भी लिख सकते थे सैंपल स्पेस, या फिर सैंपल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल फिश यहां पर कितनी है 5, आउट ऑफ टोटल फिश कितनी है 13, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, ठीक है 5 आउट ऑफ 13, 5 आउट ऑफ 13। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिशेस 5 आउट ऑफ 13। ये कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती का स्टेप्स बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि अब यार 1 मार्क 2 मार्क में आएगा तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, सो 5 आउट ऑफ 13। चलो बढ़ेंगे आगे, चेक करेंगे, 5 आउट ऑफ 13। क्लियर बच्चों? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।